स्वागत है आप सभी का। आज शुरू करेंगे हिंदी भाषा के मुख्य तथ्यों के बारे में। ठीक है, हिंदी भाषा के मुख्य तथ्य कौन कौन से हैं, तो हिंदी लैंग्वेज मेन फैक्ट आज आपको बताएंगे। इसके पहले हमने आपको हिंदी और भाषा संबंधित सारी जानकारियाँ दे दी हैं। तो आज शुरू करेंगे हिंदी भाषा के मुख्य तथ्य। चलिए देखते हैं। पहला तथ्य कि हिंदी विश्व में लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का है। ठीक है, हिंदी शब्द के दो अर्थ हैं, हिंद देश के निवासी और हिंद की भाषा। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। आगे देखते हैं। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी को वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है। ठीक है, भाषा के परिवार के आधार पर हिंदी को भारोपीय, ठीक है, यानी कि इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा कहा जाता है। भारत में 4 भाषा परिवार मिलते हैं। प्रतिशत के आधार पर भारत यूरोपीय परिवार सबसे बड़ा परिवार है। तो परिवार देख लीजिएगा, भाषा परिवार भारोपीय, द्रविड़ और ऑस्ट्रिक और चीन तिब्बती। ठीक है, ये हैं। तो बोलने वाले कितने लोग हैं? 73% लोग क्या बोलते हैं? भारोपियन यानी कि इंडो यूरोपियन भाषा बोलते हैं। ठीक है, और 25% द्रविड़ बोलते हैं और 1.3% ऑस्ट्रिक बोलते हैं और 0.3% तिब्बतीय लोग हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हिंदी भारोपीय भारत यूरोपीय के भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपभाषा का एक भाषा है। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 से 500 ईस्वी के बीच। ठीक है, इसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का देखने को मिलता है हमें। फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य, इसमें 500 से 1000 ईस्वी के बीच, जिसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश हैं। ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 से अब तक की है। उदाहरण हिंदी, हिंदीतर भाषा यानी कि बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती आदि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का क्रम। प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। 1100 से 1400 के बीच प्राचीन हिंदी, 1400 से 1850 के बीच मध्यकालीन और 1850 से अब तक क्या चल रही है? आधुनिक हिंदी। कौन सी हिंदी चल रही है? हिंदी, आधुनिक हिंदी चल रही है भैया। तो हिंदी भाषा का जो विकास का क्रम है वो कैसा है? पहले संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से प्राचीन और प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। ठीक है, तो इस प्रकार से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। और हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, अपभ्रंश को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है, जो कि हैं सौरसेनी। ठीक है, सौरसेनी यानी कि पश्चिमी स्थित हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। ठीक है, ये हैं सौरसेनी। ठीक है, इसके अलावा अर्धमगधी यानी कि पूर्वी हिंदी होती है। जो पूर्वी हिंदी, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो पूर्वी हिंदी है उसे अर्धमगधी अपभ्रंश से बनाया गया है। मगधी यानी कि बांग्ला, बिहारी, उड़िया और असमिया मगधी से बने हैं। खस पहाड़ी से हुआ है। ब्राह्मण पंजाब और सिंध से उत्पन्न हुई है। ठीक है, इसके बाद जो महाराष्ट्री है वो मराठी। ठीक है, महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी बनी है। हिंदी भाषा को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 14 सितंबर 1949 को ये लागू किया गया था। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी भाषा की बोलियां। हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। ठीक है, मैंने कई बार आपको बताया कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। जो भारतीय संविधान है उसमें भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा इंगित नहीं की गई है, केवल राजभाषा है जो कि हिंदी है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संघ की राजभाषा संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 तक वर्णित है। सूची कौन सी है? तो संविधान की
8वीं सूची में 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है, यानी कि कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है। हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है। इन वर्गों को उपभाषा बोला जाता है। उपभाषा राजस्थानी, राजस्थानी में कौन सी बोली होती हैं? तो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। ठीक है। पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी राजस्थानी। मुख्य क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान है। इसका कौन सा क्षेत्र है? राजस्थान है। फिर पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी होती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये किस में आता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ठीक है। इसमें बोली जाती है, मुख्य क्षेत्र है इसका। फिर पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी क्या है? तो कौरवी या खड़ी बोली, बांगरू, हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा और बुंदेली। ठीक है। इसका प्रमुख क्षेत्र क्या? हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। कौन सा क्षेत्र है? हरियाणा और उत्तर प्रदेश। फिर बिहारी, बिहारी उपभाषा, तो भोजपुरी, मगही, मैथिली। ठीक है। ये किसके हैं? ये किसके हैं? बिहारी उपभाषा की बोलियां हैं। ये कहाँ पर बोली जाती हैं? बिहार और उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। कहाँ बोली जाती हैं? बिहार और उत्तर प्रदेश में। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है? तो अगला है पहाड़ी। क्या है? पहाड़ी। पहाड़ी में कुमाऊनी, गढ़वाली किसमें बोली जाती है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ये दोनों भाषाएं प्रचलित हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है? तो इस प्रकार से ये क्या था? थोड़ी भारतीय भाषाओं की जानकारी थी, तो आप लोग ध्यान से देख लेंगे। ठीक है। भारतीय भाषा का जो विकास हुआ है किस क्रम में हुआ है, तो ये छोटा सा आपका टॉपिक था। तो आपको धन्यवाद। क्या है? तो आगे देखते हैं, इसी में वर्णमाला। क्या देखते हैं? वर्णमाला। ठीक है। अल्फ़ाबेट, इसके बारे में आप जानते हैं। भाषा आपका हो गया है, भाषा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो ख़त्म हो चुका है। और भाषा संस्कृत के किस शब्द से बना है? भाष्य से। भाष्य का मतलब होता है, भाष्य धातु से बना। किससे बना है? भाष्य धातु से, जिसका मतलब होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। ठीक है। तो भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। और वाक्य से छोटी इकाई क्या है? उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। पदबंध से पद है। पद से अक्षर, अक्षर से ध्वनि या वर्ण है। ठीक है। तो ये आपका क्रम है कि किस प्रकार से हम कार्य करते हैं। चलिए अब इसके बाद वर्णों को व्यवस्थित, वर्णों, हाँ वर्ण किसे कहते हैं अगर पूछा जाए तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ठीक है। याद रखिएगा, वर्ण क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाता है। फिर वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। तो हिंदी में लेखन के आधार पर वर्णमाला कितने हैं? 52 वर्ण है। कितने टोटल? 52 वर्ण है। ठीक है। जिसमें से 2 भाग किए गए हैं, स्वर और व्यंजन। कितने भाग किए गए हैं? स्वर और व्यंजन। ठीक। अब स्वर किसे बोलते हैं? तो स्वर कितने होते हैं? स्वर हैं 13। कितने स्वर हैं? 13। ठीक है। और अगर व्यंजन की बात करें तो व्यंजन कितने हैं? ठीक है। तो व्यंजन होते हैं 39। कितने होते हैं? 39। ठीक है। तो अब चलिए आगे देखते हैं कि 11 कौन कौन से हैं। तो स्वर छोटा आ से कहाँ तक होते हैं? तो देखिए टोटल जो होते हैं, छोटा यानी कि अन्न और आहा नहीं होते। क्या होते? अन्न और आहा नहीं होते। क्यों? अन्न आहा क्या है? अयोगवाह। क्या है? अयोगवाह। अयोगवाह किसे बोलते हैं? तो जो ना स्वर होते हैं, ना स्वर ना व्यंजन, ना स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं अयोगवाह। तो अन्न और आहा क्या हैं? अयोगवाह है। क्या है? अयोगवाह। ना तो वो स्वर है ना तो
व्यंजन है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें भी जो पार्ट किए गए हैं, जो अय है और ओ है, ठीक है, सॉरी औ है, अय और ओ क्या है। देखिए स्वर को मैं बता रहा हूँ, जो स्वर है, स्वर को मुख्यतः पहले दो भागों में बांटा जाता है। मूल स्वर, कौन से स्वर, मूल स्वर, ठीक है। मूल स्वर कौन कौन से हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, ऋषि, ए, आय नहीं होता है, ओ होता है। ठीक है, ये इतने क्या हैं, ये हमारे मूल स्वर हैं। कौन से हैं, मूल स्वर। फिर दो होते हैं संयुक्त, कौन से होते हैं, संयुक्त स्वर। ठीक है, संयुक्त स्वर कौन से हैं, तो अय और औ, अय और औ क्या है, संयुक्त स्वर है। ठीक है, यानी कि ए धन आ, ए धन आ मिला के क्या बना है, अय बना है, और ए धन औ मिला के क्या बने हैं, ए धन ओ मिला के बना है औ। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, संयुक्त हैं। यानी कि आय जो लिखा है, आय को हम क्या लिख सकते हैं, आ धन ए। ठीक है, तो आय है। फिर जो औ है, औ भी किसका है, किससे मिलकर बना है, तो ओ धन आ। ठीक है, औ। तो ये दोनों क्या हैं, संयुक्त स्वर हैं। कैसे स्वर हैं, संयुक्त। बाकी जो बचे अन्न, आहा, आई, ओ के अलावा, तो वो सारे क्या हैं, मूल स्वर। कौन से स्वर हैं, मूल स्वर हैं। ठीक है, चलिए फिर मूल स्वर के जो भेद हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो मूल स्वर के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तीन भेद। अश्व स्वर, ठीक है, इसमें छोटा आ वाले जो मात्रा हैं वो आते हैं। परिभाषा क्या होगी, जिनके उच्चारण में कम समय लगे। ठीक है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वो क्या कहलाते हैं, अश्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर। फिर इसके बाद दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर किन्हें बोलते हैं, जिनके उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है। ठीक है, जिनके उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है। ठीक है, ठीक है, तो जिनके उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है वो क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर। एक होते हैं प्लुप्त। क्या होते हैं, प्लुप्त। प्लुप्त क्या होते हैं, प्लुत, प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है वो क्या कहलाते हैं, प्लुप्त। क्या कहलाते हैं, प्लुप्त। जैसे कि ओम, ओम। ठीक है, ओम के उच्चारण में बहुत अधिक समय लगता है। राम, राम। ठीक है, तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्लुप्त कहलाते हैं। आगे आएगा आपको, अभी बता दिया। फिलहाल में स्वर के कितने भेद, पहले मूल और संयुक्त। कितने भेद, मूल और संयुक्त। संयुक्त में दो हैं, कौन कौन से, अय और ओ। ठीक है, इसके अलावा कौन है, मूल है। ठीक है, मूल में कितने भेद, तीन भेद। कौन से, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। ठीक है, ये तो तीन भेद इसके हुए। चलिए आगे देखते हैं। अयोग वाह आपको बता दिया हूँ। यहीं पे एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए, अनुनासिक। क्या होता है, अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक क्या होता है, तो आगे है अनुनासिक। ठीक है, तो अनुनासिक क्या होती है, जो चंद्र बिंदी होती है उसे क्या बोला जाता है, अनुनासिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं, तो जिसमें नाक और मुंह, नाक और मुंह दोनों से उच्चारण होता है उसे क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। चंद्र बिंदी होती है, जैसे कि आँख। ठीक है, जैसे कि आँख, तो ये क्या उदाहरण है, यहाँ पे क्या है, चंद्रबिंदी। चंद्रबिंदी को क्या बोला जाता है, अनुनासिक बोला जाता है। फिर इसके बाद होता है अनुस्वार। अनुस्वार क्या क्या होता है, अनुस्वार। इसका उच्चारण किससे होता है, नाक से होता है। किससे होता है, नाक से होता है इनका उच्चारण। जैसे कि चंदन, चंदन। ठीक है, जैसे कि चंदन, पंकज, तो ये क्या है,
अनुस्वार, यानी कि केवल क्या होती है, बिंदी होती है। क्या होती है, बिंदी होती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, अनुस्वार। क्या बोलते हैं, अनुस्वार। एक होता है विसर्ग। क्या होता है, विसर्ग। विसर्ग का मतलब डबल बूंदी ऐसे लगी होती है ना लास्ट में, तो उन्हें जैसे कि अतः, अतः, स्वतः, तो ये जो लास्ट की जो बूंदियाँ हैं इन्हें क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसर्ग। इनका जो उच्चारण होता है वो किसके समान होता है, हा के समान होता है। किसके समान, अतः, यानी कि हा के समान उच्चारण होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। लास्ट में क्या होती हैं, दो बिंदियाँ इसका प्रतीक है। ठीक है, एक होता है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक क्या होता है, तो जिनका उच्चारण मुंह से किया जाता है, केवल कहाँ से होता है, मुंह से, सवर्ण यानी कि वर्ण सहित, जिनका उच्चारण कहाँ से होता है, मुंह से होता है, वर्ण सहित। तो जैसे कि इधर, उधर, तो ये क्या है, निर्नुनासिक है। क्या है, निर्नुनासिक। ठीक है, जिनका उच्चारण मुंह से होता है, सा वर्ण होता है, यानी कि सा स्वर सहित होता है, यानी कि स्वर भी इसमें प्रयुक्त होता है, जैसे कि छोटी इसमें ऊ है। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, निर्नुनासिक। क्या बोलते हैं, निर्नुनासिक। तो ये थे आपके स्वर, ये थे आपके स्वर। आगे बात करते हैं व्यंजनों की। ठीक है, तो व्यंजन क्या है, तो बात करते हैं व्यंजनों की। किसकी बात करते हैं, व्यंजनों की। तो व्यंजन कितने होते हैं आपको बताया हूँ। ठीक है, थर्ड, तो सबसे पहले ये होते हैं स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजनों को तीन भागों में बांटा जाता है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। क्या होता है, उष्ण व्यंजन, जिनसे गर्मी निकलती हो। अंतस्थ यानी कि अंदर से आते हैं, स्पर्श यानी कि स्पर्श करके चलते हैं। ठीक है, चलिए, तो इनमें कितने वर्ग बांटे गए हैं, 5 वर्ग हुए हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। पूरा आपका का कबूतर, खा खरगोश, गा गमला, घाघड़ी, अंगा। ठीक है, चा वर्ग में कौन से आते हैं, चा, छा, जा, इयाँ। और टा वर्ग में आता है टाठा, डाढ़ा, आड़ा। इनके अलावा ढा के नीचे बिंदी और ढा के नीचे बिंदी, ये दोनों क्या है, द्विगुण व्यंजन है। कैसे व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन है। ठीक है, इनको फिलहाल में व्यंजकों में शामिल कर लिया गया है। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, बा, मा। ठीक है, ये क्या है, ये हैं स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन है, स्पर्श। आगे देखते हैं अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो या, रा, ला, व, सा। ठीक, सॉरी, या, रा, ला, वा। ठीक है, ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। कौन से व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। इसमें भी बांटा गया है, तो ये लुंठित व्यंजन है। कौन सा है, लुंठित व्यंजन, रा। रा कौन सा व्यंजन है, लुंठित। और पार्श्विक व्यंजन कौन है, ला है। कौन है, ला। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद उष्ण व्यंजन होते हैं। तो उष्ण व्यंजन कौन से होते हैं, सा, खा, सा, हा। ठीक है, ये क्या है, संघर्षी या उष्ण व्यंजन है, जिनसे ऊष्मा निकलती है। ठीक है, सा, सा, हा। ठीक है, चलिए आगे स्वर। स्वर में आपको मैंने ये चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, कितने भाग होते हैं। अब आगे कि जीव के प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर क्या होते हैं। तो जीव के प्रयोग के आधार पर अग्रस्वर। अग्रस्वर यानी कि जीव के अग्रभाग से बोले जाते हैं, छोटी ई, बड़ी ए, आए। ठीक है, ये कहाँ से बोले जाते हैं, जीव के अग्रभाग से बोले जाते हैं। फिर मध्य स्वर यानी जीव के मध्य भाग से बोले जाते हैं, छोटा आ। ठीक है, पश्च भाग यानी कि जीव के पश्च भाग से बोले जाते हैं, बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, औ। ठीक है, ये सारे क्या हैं, पश्च स्वर हैं। फिर इसके बाद जो गले से बोले जाते हैं, यानी कि स्पर्श करके कहाँ से निकलते हैं, तो नासिका, यानी नासिका से कौन से बोले जाते हैं, अन्न, डा, सॉरी, अंगा, इया, आड़ा, ना और मा। ये क्या है, नासिका है। ठीक है, क्या है, नासिका। फिर दंत मूल से कौन से बोले जाते हैं, रा और ला, रा और ला। फिर दंत व्यंजन कौन से, ता वर्ग और सा। फिर दंत और ओष्ठ कौन से हैं, वा। ओष्ठ व्यंजन कौन कौन से हैं, तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा वर्ग। ये क्या है, ओष्ठ से संबंधित है। ठीक है, ओष्ठ प्लस कंठ से कौन से निकलते हैं, ओ, आओ, आ। फिर मूर्धा, यानी कि मूर्धा का मतलब होता है मस्तिष्क होता है। क्या होता है, मस्तिष्क, यानी कि मस्तिष्क को छूने, यानी कि जीभ जब ऊपर जाती है, ऊपर चिपक के नीचे गिरती है, तो उसे बोलते हैं मूर्धा। तो ऋषि, टा वर्ग और खा। ठीक है, तो ये क्या है, मूर्धा से होते हैं।
फिर तालु से कौन से हैं, तो तालु से छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग और या और सा। फिर कंठ और तालु के कौन होते हैं, ए, ऐ, ठीक है। कंठ और कंठ से कौन से होते हैं, कंठे वाला, तो छोटा बड़ा आहा, का वर्ग हा, ठीक है। ये क्या है, कंठ से बोले जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि घोषत्व के आधार पर, किसके आधार पर, घोषत्व के आधार पर। तो घोषत्व का मतलब होता है सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं, ठीक है। सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं। व्यंजन फेफड़ों से निकलते हुए मुंह तक विशेष व्यंजन वर्ग कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत्य और ओष्ठ, ठीक है। इस प्रकार से चलते हैं। अब घोषत्व के आधार पर अगर देखें तो आघोष, ठीक है। आघोष यानी कि जो स्वर तंत्रिकाएँ होती हैं उनमें कंपन नहीं होता जिनके उच्चारण में, वो क्या कहलाते हैं, आघोष। क्या कहलाते हैं, आघोष। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है, आघोष होता है। और साघोष कौन सा होता है, तो जिन के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो क्या कहलाते हैं, साघोष। यानी कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, ठीक है। तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन ये क्या कहलाते हैं, साघोष होते हैं। क्या होते हैं, साघोष। अब प्राणत्व के आधार पर, ठीक है, यानी कि श्वास के आधार पर, किसके आधार पर, श्वास के आधार पर। तो अल्प प्राण यानी कि जिनमें हवा कम निकलती है मुंह के बाहर, वो अल्प प्राण कहलाते हैं। जिनमें हवा ज़्यादा निकलती है वो महाप्राण कहलाते हैं। तो इसमें हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या है, अल्प प्राण व्यंजन है। और महाप्राण व्यंजन दूसरा और चौथा नंबर वाला व्यंजन क्या है, महाप्राण है, ठीक है। जैसे कि का, खा, गा, घा, ठीक है। इसमें अगर देखें तो पहला क्या है, अल्प प्राण है का, खा क्या है, महाप्राण है, क्या है, महाप्राण, ठीक है। इस प्रकार से आगे देखते हैं अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला, वा, ठीक है। यह भी आपको बताया था। किस वर्ग से, तालव्य, वस्य, वत्स्य और दंतोष्ठ, ठीक। उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से, दंतमूल से ऊपर दांत और निचले ओष्ठ से। ये सारे क्या हैं, सघोष और अल्प प्राण है। क्या है, सघोष और अल्प प्राण। या और वा को अर्ध स्वर व्यंजन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अर्ध स्वर व्यंजन, ठीक है। चलिए ओष्म संघोष संघर्षी आपको बता दिए, शाखा, ये क्या होते हैं, सघोष और महाप्राण होते हैं, ठीक है। इतने क्या होते हैं, ये वाले, ये तो आघोष और महाप्राण होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, आघोष और महाप्राण होते हैं, वो साघोष और महाप्राण होता है। फिर उद्दिच्छ व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं, डा और ढा, ठीक है, जो अभी फिलहाल में सम्मिलित कर लिए गए हैं व्यंजकों में, ठीक है। फिर वर्ग कौन सा है, मूर्धन्य है, सघोष है। कैसे हैं, सघोष। डा क्या है, अल्प प्राण है, ढा क्या है, महाप्राण है। क्या है, महाप्राण है। चलिए अयोगवाह के बारे में आपको बता ही चुके हैं मैं। अब इसके बाद संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, ठीक है। छा किससे बनता है, आधा का और खा से क्या बना है, छा बना है। फिर आधा ता और रा से क्या बना है, त्रा। आधा जा और इया से क्या बना है, ज्ञा। आधा सा और रा से क्या बना है, स्रा। तो इस प्रकार से ये आपके व्यंजन हुए। अब आपका जो वर्ण और वर्णमाला था वो आपका समाप्त हो चुका है, इसलिए आपको फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए पार्ट में, ठीक है। बात करेंगे अगले चरण की। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।